नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पुनर्जागरण साहित्य में अभिव्यक्ति, साहित्य में किस प्रकार से पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति हुई है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पुनर्जागरण के दौरान मानवता का विकास किस प्रकार से हुआ, किन किन क्षेत्रों में उसका विकास हुआ और ये पढ़ा इसके बारे में। उसके बाद हम आज पढ़ने जा रहे हैं साहित्य में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति। साहित्य में किस प्रकार पुनर्जागरण देखने को मिला है, पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति साहित्य में किस प्रकार से हुई है। तो साहित्य में भी जो है पुनर्जागरण की प्रगति हुई है, पुनर्जागरण देखने को मिला है। किस प्रकार से देखने को मिला है, यानी कि इस युग में जो रचनाएं लिखी गई वो बाद के संपूर्ण यूरोपीय साहित्य को प्रभावित किया उन्होंने। इस युग में, पुनर्जागरण युग में जितने भी रचनाएं लिखी गई उन रचनाओं ने संपूर्ण यूरोपीय साहित्य को प्रभावित किया। पूरा जितना भी यूरोपीय साहित्य था उसको प्रभावित किया, उस पर प्रभाव डाला। पुनर्जागरण से पहले विद्वान लोग केवल जो है ये लैटिन और यूनानी भाषा, पुनर्जागरण नहीं हुआ था। उससे पहले की बात करें तो उससे पहले जो भी साहित्य लिखे जाते थे, जो भी रचनाएं लिखी जाती थी, उन रचनाओं में लैटिन और यूनानी भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। लैटिन भाषा और यूनानी भाषाओं में ही जो है रचना की जाती थी या लिखे जाते थे। बोलचाल की भाषाओं में किसी प्रकार का कोई साहित्य उस समय नहीं लिखा गया, यानी कि बोलचाल की भाषा का किसी प्रकार कोई प्रयोग नहीं होता था। विद्वान लोग बोलचाल भाषा को जो है उस समय पुनर्जागरण से पहले असभ्य मानते थे, बोलचाल की भाषा को। लेकिन पुनर्जागरण के काल में पश्चिमी यूरोप में बोलचाल की दो भाषाओं का विकास हुआ। रोमन साम्राज्य के भीतरी क्षेत्र में, जो रोमन साम्राज्य था उसका जो भीतरी क्षेत्र था, उस भीतरी क्षेत्र में एक तो लैटिन भाषा का विकास हुआ और इन लैटिन भाषा के विकास को जो है, जिन्हें रोमन्स भाषाएं कहा गया, रोमन साम्राज्य के भीतरी क्षेत्र में जिन भाषाओं का विकास हुआ, लैटिन भाषाओं में, लैटिन में कुछ भाषाएं विकसित हुई, इनको जो है रोमन्स भाषाएं कहा गया। इसमें रोमन्स भाषाओं में भाई यहाँ पर जो है बता देते हैं, रोमन साम्राज्य के पुनर्जागरण के काल में पश्चिमी यूरोप में दो भाषाओं का विकास हुआ। अब दो भाषाएं कौन सी थी? तो ये दो भाषाएं जो है, एक तो रोमन साम्राज्य का भीतरी क्षेत्र, रोमन साम्राज्य के भीतरी क्षेत्र में किस प्रकार की भाषा का विकास हुआ? लैटिन भाषा का विकास हुआ। और उसको क्या कहा जाने लगा? उसको जो है रोमन्स भाषा कहा गया। और इन रोमन्स भाषा में इटालियन, रोमन्स भाषा में कौन कौन सी भाषा? इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली,
ये रोमन्स भाषाएं। और रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा पर, ये तो भीतरी क्षेत्र में हुआ, उत्तरी सीमा के क्षेत्र में भाषा का विकास, जिन भाषा का विकास हुआ रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का क्षेत्र, जिन भाषा का विकास हुआ उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया जर्मनिक भाषा। जर्मनिक भाषा कहा गया उनको। और जर्मन भाषाओं में, जर्मनिक भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं? जर्मनिक भाषाओं में जर्मन, अंग्रेजी, नॉर्वेजियन, डच और स्वीडिश, ये भाषाएं विकसित हुई पश्चिमी यूरोप में। यह दो प्रकार की भाषा का विकास हुआ। रोमन साम्राज्य के भीतर इन भाषा का विकास हुआ और रोमन साम्राज्य के उत्तरी सीमा के क्षेत्र में जो है जर्मनिक भाषा का विकास हुआ। और जर्मनिक भाषा में जो है इन भाषाओं को शामिल किया गया, जर्मनिक भाषाएं। और इन्हीं को जो है, इन्हीं भाषाओं को, इन सारी भाषाओं को क्या कहा गया? इन सारी भाषाओं को जो है देशज भाषाएं कहा गया। देशज भाषाएं, इन सभी भाषाओं को देशज भाषाएं कहा गया। और अब जो है दैनिक बोलचाल में जो भी भाषा काम में ली जाती थी उनमें अब साहित्य लिखे जाने लगे, साहित्यों का सृजन होने लगा। बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना एक पुनर्जागरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। पहले जो है बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती थी, लेकिन पुनर्जागरण के बाद जो है बोलचाल की भाषा में साहित्य लिखे जाने लगे। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है किसकी? पुनर्जागरण की। पुनर्जागरण कालीन साहित्य की दूसरी विशेषता हम देखें तो इसकी विषय वस्तु। पहली विशेषता तो देखिए अपने भाषा की, कि पहले जो है क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का सृजन नहीं होता था, लेकिन पुनर्जागरण के बाद जो है ये देशज सामान्य बोलचाल की भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा। यह महत्वपूर्ण विशेषता। दूसरी विशेषता यह रही इसकी विषय वस्तु की, कि अब जो है पुनर्जागरण से पहले साहित्य के विषय वस्तु किस प्रकार के होते थे और पुनर्जागरण के बाद जो है साहित्य की विषय वस्तु किस प्रकार की होने लगी। मध्यकालीन साहित्य की मुख्य विषय वस्तु उस समय धर्म थी। धर्म के आधार पर ही साहित्य लिखे जाते थे। धर्म के अलावा जो है कोई बातें उसमें साहित्यों में नहीं लिखी जाती थी, यानी कि धर्म का इतना गहरा प्रभाव था। पुनर्जागरण से पहले मध्यकाल में धार्मिक विषयों पर ही साहित्य लिखा जाता था, लेकिन अब जो है साहित्य जो लिखा जाने लगा है वो उसमें धर्म का प्रभाव नहीं था। पुनर्जागरण के बाद जितने भी साहित्य लिखे गए उसमें धर्म का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, और न ही जो है उनकी विषय वस्तु धर्म प्रधान होती थी। धर्म प्रधान विषय वस्तु पर साहित्य नहीं लिखे गए पुनर्जागरण काल के बाद। लेकिन तो कौन सी विषय वस्तु पर लिखे गए? तो अब जो साहित्य लिखे गए पुनर्जागरण के बाद वो मानव जीवन से संबंधित जो भी विषय हैं उन मानव जीवन से संबंधित विषयों पर साहित्य लिखा जाने लगा। और यही बात जो है ये इस युग के साहित्य में मध्यकालीन साहित्य को अलग करती है। मध्यकालीन युग का साहित्य और पुनर्जागरण काल का साहित्य। मध्यकाल के युग का साहित्य जो है धर्म प्रधान था और पुनर्जागरण काल का साहित्य जो है वो मानव जीवन से संबंधित था, मानव प्रधान था, मानवता प्रधान था। इसी के बाद साथ जो है ये तो साहित्य पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति। इसमें जो है कौन कौन से साहित्य है? साहित्य में जो है साहित्य में अलग अलग साहित्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अलग अलग साहित्य, ये कौन कौन से साहित्य हैं जिनमें जो है पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है।
उसमें है, यह है इतालवी साहित्य, इतालवी साहित्य। यह पुनर्जागरण की लहर जो है सबसे पहले इटली में शुरू हुई। अपन ने इससे पहले ही पढ़ा कि सबसे पहले जो है पुनर्जागरण की जो लहर आई, लहर पनपी है, पुनर्जागरण लोग जो जागृत हुए वो इटली में हुई। तो यह भी स्वाभाविक था कि जब जो है सर्वप्रथम पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति जब इटली में हुई तो साहित्य पर भी इसका प्रभाव सबसे पहले होना चाहिए। तो इतालवी साहित्य में पुनर्जागरण काल में सर्वप्रथम अभिव्यक्ति जो है इटली के साहित्य में हुई, इतालवी साहित्य में देखने को मिली। जिन इतालवी साहित्यकारों की रचनाएं पुनर्जागरण का संदेश उसमें छिपा था, पुनर्जागरण का संदेश, इतालवी जो साहित्यकार हुए हैं उन साहित्यकारों की रचनाओं में पुनर्जागरण का संदेश छिपा हुआ था। उनमें है पुनर्जागरण काल में, उनमें कौन कौन से साहित्यकार हुए हैं इतालवी साहित्य में? इतालवी साहित्य में हुए दांते, महान कवि। इतालवी साहित्य के रचनाकारों में जो है इनमें है दांते, इसके अलावा पेट्रॉक, इतालवी साहित्यकारों में इनके नाम जो है सबसे पहले लिए जाते हैं, दांते और पेट्रॉक। इतालवी साहित्य में बोलचाल की भाषा में साहित्य लिखा जाने लगा, और बोलचाल की भाषा में प्रश्न यह बनता है कि बोलचाल की भाषा में सर्वप्रथम साहित्य की रचना किसने की, यह प्रश्न बनता है। बोलचाल की भाषा में सर्वप्रथम साहित्य की रचना करने वाले, ये बोलचाल की भाषा में सर्वप्रथम रचना करने वाले कौन थे? दांते। प्रश्न एक एक नंबर के प्रश्न में आते हैं ये, बोलचाल की भाषा में सर्वप्रथम रचना करने वाले कौन थे? तो इतालवी साहित्यकार ये दांते थे जिन्होंने बोलचाल की भाषा में प्रथम बार साहित्य की रचना की है। और कौन सी रचना थी दांते की? कौन सी रचना थी? तो दांते की रचना थी द डिवाइन कॉमेडी, द डिवाइन कॉमेडी। यह महाकाव्य इन्होंने लिखा, द डिवाइन कॉमेडी दांते के द्वारा लिखा गया। और अपनी जो है ये जो रचना थी द डिवाइन कॉमेडी अपनी मातृभाषा में लिखी इन्होंने। कौन सी भाषा में लिखी? द डिवाइन कॉमेडी कौन सी भाषा में लिखी गई? तो द डिवाइन कॉमेडी की भाषा थी तुस्कानी, तुस्कानी भाषा में यह जो है लिखी गई, यह तुस्कानी भाषा में लिखी गई। अपनी रचना अपनी मातृभाषा, दांते की मातृभाषा तुस्कानी है, इसी भाषा में जो है डिवाइन कॉमेडी इन्होंने महाकाव्य लिखा दांते के द्वारा। क्यों लिखा? क्योंकि यह तुस्कानी प्रदेश में रहते थे, तुस्कानी प्रदेश से संबंध रखते थे। तुस्कानी प्रदेश में रहने वाले दांते जिन्होंने तुस्कानी भाषा में द डिवाइन कॉमेडी महाकाव्य की रचना की। यह तुस्कानी भाषा जो है आगे चलकर इटली के साहित्य की भाषा बनी। यही तुस्कानी भाषा आगे जाकर के इटली के साहित्य की भाषा बनी है, तुस्कानी भाषा ही। दांते ने न केवल समस्त इटालियन कवियों में से श्रेष्ठ गिना जाता है दांते को, इटालियन कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं दांते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है इस महान कवि की गणना जो है उसकी गणना सभी कालों में, सभी समय में महान कवि के रूप में की जाती है दांते की। दांते को प्राचीन साहित्य की पर्याप्त जानकारी थी। दांते के बारे में बताया गया है कि दांते को जो है प्राचीन साहित्य की पर्याप्त जानकारी थी और लैटिन भाषा पर उनका ज़बरदस्त नियंत्रण था दांते का। और उसने अपनी गंभीर रचनाएं जिनमें है दी मोनर्शिया और द वल्गारी इल्केशिया, ये लैटिन भाषा में इन्होंने लिखी है दांते के द्वारा, लेकिन महत्वपूर्ण रचना जो है द डिवाइन कॉमेडी ये मानी जाती है।
है। ये इन रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो रचना मानी जाती है वो द डिवाइन कॉमेडी ये मानी जाती है। अपनी मातृभाषा में लिखी इन्होंने, और इस दृष्टि से दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुनर्जागरण का, साहित्य के माध्यम से पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है। साहित्य की दृष्टि से पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है दांते को। इस दृष्टि से, अन्यथा उसके विचार जो है मध्ययुगीन थे। वैसे दांते के विचार मध्ययुगीन थे, लेकिन इन रचनाओं के कारण दांते को जो है अग्रणी माना जाता है पुनर्जागरण के समय, और उस पर धर्म का गहरा प्रभाव भी था। किस पर? दांते पर। और द डिवाइन कॉमेडी जो लिखी गई, महान महाकाव्य जो लिखा किसके द्वारा? दांते के द्वारा। इस डिवाइन कॉमेडी में जो है वो जो विषय वस्तु थी वो मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति। इसमें क्या बताया गया है? इसकी विषय वस्तु क्या है? द डिवाइन कॉमेडी की विषय वस्तु है कि मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति। इसके बारे में जो है विस्तार से इसमें डिवाइन कॉमेडी में बताया गया है। यह आत्मा की नरक और स्वर्ग की काल्पनिक यात्रा का वृत्तांत दर्शाती है। आत्मा की नरक और स्वर्ग की काल्पनिक यात्रा, नरक और स्वर्ग की आत्मा की जो यात्रा है वो काल्पनिक रूप से जो है इस डिवाइन कॉमेडी में बताया गया है। इसके माध्यम से उसने लोगों को क्या संदेश दिया है? इसके माध्यम से लोगों को जो है मानवता, प्रेम, एकता, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, इसका पाठ पढ़ाया है दांते के द्वारा, जो उसकी दृष्टि में चर्च और राज्य में बुराइयां पैदा करने के लिए उत्तरदायी थे। इनकी जो है कटु आलोचना की है उसने दांते के द्वारा अपनी रचनाओं में। अप्रत्यक्ष रूप से जो है उन लोगों की आलोचना की है जो राज्य में बुराई पैदा करने वाले थे। मानवतावादी आंदोलन के आरंभिक समर्थकों में यह तो हुआ दांते के संबंध में कि दांते ने क्या क्या किया है। उसके बाद है पेट्रोक। मानवतावादी आंदोलन के प्रारंभिक समर्थकों में पेट्रोक का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। मानवतावादी आंदोलन के समर्थक, मानवतावादी आंदोलन के समर्थक कौन थे? पेट्रोक। मानवतावादी आंदोलन के समर्थक माने जाते हैं पेट्रोक है। इसलिए जो है इनको, किनको? पेट्रोक को क्या कहा जाता है? पेट्रोक को कहा जाता है मानववाद का पिता। मानववाद का पिता कहा जाता है। इस तरह से छोटे प्रश्न बनते हैं। मानववाद का पिता किनको कहा जाता है? पेट्रोक को कहा जाता है। ये कहाँ रहते थे पेट्रोक? ये पेट्रोक जो है यह फ्लोरेंस नगर में निवास करते थे। ये फ्लोरेंस के निवासी थे और लैटिन और यूनानी साहित्य के प्रति इनकी जो है वो गहरी रुचि थी पेट्रोक की। और इन भाषाओं के पुराने जो हस्तलिखित जो ग्रंथ हैं इनको खोजने और उनका संग्रह करने में अपनी सारी शक्ति इन्होंने लगा दी। पेट्रोक ने हस्तलिखित जो पांडुलिपियाँ थी इनको खोजने में और उनका संग्रह करने में। इसके लिए जो है पुस्तकालयों की भी स्थापना की। पुस्तकालयों की स्थापना का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे जैसे जो है ये पांडुलिपियाँ मिलती गई, ग्रंथों की खोज होती गई, वैसे जो है फिर पेट्रोक के दौरान जो है यह पुस्तकालय स्थापित होने लगे। पुस्तकालयों की स्थापना का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि इससे पहले, पुनर्जागरण से पहले किसी प्रकार के कोई पुस्तकालय नहीं होते थे। और थोड़े ही समय में जो है पूरे यूरोप में अनेक पुस्तकालयों की स्थापना हो गई। पेट्रोक को सिसरो की कृतियों में भारी लगाव था। सिसरो की जो लिखित पुस्तकें हैं उनमें जो है भारी रुचि थी। किनकी? पेट्रोक की है। और सिसरो के पत्रों को पढ़ने में जो है उन्हें गहरा आत्मसंतोष मिलता था पेट्रोक को।
पेट्रोक ने अपनी युवावस्था में ये इटालियन भाषा में रचनाएं की, परंतु अपने युग की लैटिन भाषा के निम्न स्तर को देखते हुए, क्योंकि उनके युग में, पेट्रोक के युग में जो है लैटिन भाषा का जो स्तर था वो बिल्कुल निम्न था, इसको देखते हुए जो है उन्होंने बोलचाल की भाषा को त्याग दिया और बोलचाल की भाषा को त्याग करके क्लासिकल लैटिन भाषा में रचनाएं की, लैटिन भाषा को ऊपर उठाने के लिए। और अपना शेष जीवन, बाकी बचा जीवन जो है वो लैटिन की सेवा में, लैटिन भाषा की सेवा में उन्होंने व्यतीत किया। पेट्रोक अपने सोनेटो अर्थात 14 पंक्तियों का गीत, यह महत्वपूर्ण माना जाता है। पेट्रोक है सोनेटो, ये सोनेटो क्या चीज है? तो ये सोनेटो जो है ये 15 पंक्तियों का गीत है। ये 15 पंक्तियों का गीत, 15 पंक्तियों का गीत है ये, जिसको बोला जाता है सोनेटो। 15 पंक्तियों का गीत सोनेटो, और ये गीतों के लिए प्रसिद्ध है पेट्रोक का। पेट्रोक अपने सोनेटो के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो सोनेटो के लिए कौन प्रसिद्ध है? पेट्रोक प्रसिद्ध है ये। और इन्हीं के द्वारा जो है उसने इटालियन साहित्य को यूरोपीय साहित्य में सर्वश्रेष्ठ बना दिया, पेट्रोक के द्वारा। पेट्रोक ने विख्यात रोमन कवि वर्जिल और वर्जिल की शैली का अनुकरण करते हुए ये अफ्रीका नामक एक लंबा गीत लिखा है। अफ्रीका नामक लंबा गीत लिखा है इन्होंने, किन्होंने? पेट्रोक के द्वारा, जिसमें सीपीओ, सीपीओ का मतलब यह रोम का प्रसिद्ध सेना नायक था सीपीओ। सीपीओ के जीवन का अभूतपूर्व विवरण दिया इन्होंने, पेट्रोक के ने। किसमें दिया है? अफ्रीका नामक एक गीत में, जिसमें जो है सीपीओ के बारे में वर्णन किया गया है। पेट्रोक द्वारा प्राचीन मूर्ति पूजक लेखों के नाम लिखे गए हैं, जिसमें फेमिलियर लेटर्स, ये भी काफ़ी लोकप्रिय हुए। यद्यपि पेट्रोक जो है वो ग्रीक भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं थी उनको, ग्रीक भाषा में, फिर भी जो है इसके मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण इसके प्रति उनकी रुचि बनी रही। ये पेट्रोक के संबंध में है। तो दांते और पेट्रोक ये महत्वपूर्ण कवि साहित्यकार। लैटिन गद्य का पिता, एक प्रश्न और, लैटिन गद्य का पिता, लैटिन गद्य का पिता बोक्काचियो है। लैटिन गद्य का पिता माना जाता है, किनको माना जाता है? बोक्काचियो, लैटिन गद्य का पिता कहा जाता है इनको। यह बोक्काचियो जो है ये पेट्रोक का शिष्य था, बोक्काचियो, और साथी भी थे पेट्रोक के ये। उसकी रचनाओं में पुनर्जागरण का पूर्ण प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, बोक्काचियो की रचनाओं में। और उसने जो है अपनी मातृभाषा में अनेक मनोरंजक कहानियां भी लिखी है बोक्काचियो ने। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में डेकामेरन, इसमें जो है 100 कहानियों का संकलन है। डेकामेरन में 100 कहानियाँ लिखी गई है, और इसकी ये रचना विश्व की महान रचनाओं में मानी जाती है। कौन सी रचना? डेकामेरन। इन कहानियों में तत्कालीन संपन्न और कुलीन समाज में व्याप्त नैतिक भ्रष्टाचार का विस्तृत वर्णन किया गया है बोक्काचियो के द्वारा। बाद के लेखों में जो है 2 कवि हैं, जैसे जो है एरिस्टो और टासो, इनके काफ़ी नाम कमाए इन्होंने भी। एरियास्टो ने जो है ये ऑर्लैंडो पुरियोसी नामक काव्य की रचना की, जो काफ़ी लोकप्रिय रही। और टासो ने जो है वो भावना प्रधान साहित्य लिखा। उनमें जो है मुक्त जेरूसलम ये महाकाव्य है उनका, टासो का। और इस प्रकार जो है पुनर्जागरण के काल में सर्वप्रथम इटालियन विद्वानों ने अपनी रचनाओं के द्वारा दूसरे देशों के लोगों को प्रभावित किया है। तो इस प्रकार से जो है ये साहित्य में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति, जिसमें भी कौन से साहित्य?
इसमें है इतालवी साहित्य। अभी तो केवल इटली के साहित्य के बारे में पढ़ा अपन ने कि इटली के साहित्य ने जो है पुनर्जागरण के दौरान क्या क्या किया। उसके बाद है फ्रांसीसी साहित्य। अगला साहित्य आता है दूसरे नंबर का, वो है फ्रांसीसी साहित्य में कौन कौन सी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। फ्रांसीसी साहित्य, ये था इतालवी साहित्य। फ्रांसीसी साहित्य में पुनर्जागरण की लहर ने जो है फ्रांस को भी प्रभावित किया है, जैसे इटली को प्रभावित किया। इटली में सर्वप्रथम वही सही है। फ्रांस के भी कई लेखक जो है वो भी अपनी मातृभाषा में, जो उनकी मातृभाषा थी फ्रेंच, उनमें रचनाएं करने लगे वो भी। और ऐसे लोगों में जो है कौन कौन से लेखक हो गए फ्रांसीसी साहित्य में, वो हुए हैं फ्राइसार्ट। फ्रांसीसी साहित्य में यह है फ्राइसार्ट, इसके साथ ही साथ बिलो और हुए हैं रेवेलास और मोथे। यह फ्रांसीसी साहित्य के साहित्यकार हुए हैं उस समय पुनर्जागरण के, जिन्होंने जो है बोलचाल की भाषा में साहित्य लिखे हैं, मातृभाषा में। यह फ्राइसार्ट ने जो है फ्रेंच भाषा में काव्य तथा गद्य दोनों ही क्षेत्र में इन्हें रचना की है फ्राइसार्ट के द्वारा। बिलो जो है एक लोकप्रिय कवि हुए, और रेवेलास का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा इनमें। और विख्यात डच विद्वान लेखक इरास्मस, डच के विद्वान लेखक हुए हैं इरास्मस का प्रशंसक और अनुयायी था ये, और उसी की हास्य और व्यंग्य मिश्रित शैली का अनुकरण किया इसने। किसने? बिलोर के द्वारा। रेवेलास ने अधिकार संपन्न लोगों और धार्मिक कट्टरता अंधविश्वासों की खिल्ली उड़ाई इसने अपने साहित्य में। और उसने जो है सशक्त ओजस्वी फ्रेंच भाषा में महान गरगुंतुआ का महान जीवन, ये इस प्रकार की रचना की उसने। और उसकी यह रचना जो है राजनीति और शिक्षा पर जो है एक टीका जैसी है। इसके अलावा आते हैं मोथे। मोथे ने जो है ये व्यक्तिगत निबंध लिखे हैं। उनके प्रवर्तक माने जाते हैं मोथे, व्यक्तिगत निबंधों के प्रवर्तक वो माने जाते हैं मोथे। और उसने जो है अपने अधिकांश निबंध सरल और जो बोधगम्य भाषा है उसमें फ्रेंच भाषा में लिखे हैं। उनके निबंध व्यक्तिगत संस्पर्श संस्करण इन चित्रों पर आधारित थे, परंतु फ्रेंच गद्य को प्रभावशाली बनाने का श्रेय और धार्मिक सुधार जॉन काल्विन को ही जाता है। फ्रांस में जिस मानवतावाद का विकास हुआ ये अधिक सार्थक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसका विकास जो है फ्रांसीसी सम्राट फ्रांसी प्रथम उसके संरक्षण में हुआ, जिसने कॉलेज ऑफ फ्रांस इसकी स्थापना की और लैटिन भाषा और ग्रीक भाषाओं के सुयोग्य विद्वान प्रोफेसर वहाँ पर नियुक्त किए गए। कहाँ पर नियुक्त किए गए? कॉलेज ऑफ फ्रांस में नियुक्त किए गए। तो इस प्रकार से जो है साहित्य में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति में अपन ने अभी तक जो है यह एक तो इतालवी साहित्य और दूसरा साहित्य अपन ने पढ़ा है फ्रांसीसी साहित्य। इसमें किस प्रकार से जो है पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति हुई है, उसके बाद अन्य साहित्य में किस प्रकार से अभिव्यक्ति हुई, उसका हम विस्तृत वर्णन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।